जय हिंद। तो देखिए, ये यूपीएससी का सिलेबस सोशियोलॉजी का आ चुका है हमारे सामने। अब इन दोनों बच्चों को बताना है और मेरी भी इज्जत दांव पे है कि अब मैं इनको बताऊंगा कि ये पढ़ के जाना है सोशियोलॉजी में और ये पढ़ के नहीं जाना है। और पता चला कि अगर लड़ गया तो बहुत अच्छी बात, लड़ ही जाता है अक्सर, वैसे एक्सपीरियंस का मामला है। और कई बार ऐसा होता है कि नहीं लड़ता है तो भाई ठीक है, अब लेकिन ऐसा होता नहीं है। इतनी तो गारंटी है कि 90% जो क्वेश्चन हम बताते हैं वही आएगा। 10% का वेरिएशन होता है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि 10% क्या करना है कि इतनी तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि आंसर मैनेज कर लो। और यूपीएससी की इतनी दिन से तैयारी कर रहे हो, आप जो पढ़ोगे वही आएगा। इतना बेवकूफ यूपीएससी भी नहीं होता, क्योंकि यूपीएससी को पता होता है कि क्या क्या पढ़ लेता है, तो वो इंटरलिंक कर देगा। लेकिन अगर आपके पास अगर कॉमन सेंस है, थोड़ी रैशनल थॉट है, थोड़ा सा इमेजिनेशन वगैरह को रैशनली इमेजिन कर सकते हो, तो आंसर मैनेज हो जाता है। तो देखिए 90% तो वही आएगा जो मैं बताऊंगा। 10% का जो गेम है वो तुम्हारे, क्योंकि कोई भी ना कोचिंग, जब आप क्रिकेट खेलते हो तो बीमर की प्रैक्टिस नहीं करते। जो सीधे सर पे बॉल आती है ना, उसकी कहीं प्रैक्टिस नहीं कराई जाती कि मैं तेरे सर पे बॉल मारूंगा तो बचना। ऐसा नहीं होता। वो वहीं पे आदमी बचता है, कोई ऐसे बैट कर देता है, कोई झुक जाता है, कोई गिर जाता है। तो 10% की वेरिएशन रहती है। तो मैं ये वीडियो भी इसीलिए बना रहा हूँ कि इनको जो शेयर कर रहा हूँ, जो बाकी बच्चों को शेयर करता हूँ, आपको भी शेयर कर दूँ। तो देखिए यूपीएससी का सिलेबस, सबसे पहले मैं जो तैयारी का फंडामेंटल बता रहा हूँ, जो मेंस दे रहे हैं या आगे देंगे, जैसे ही आप मेंस मोड में आते हैं, ये आपका बाइबल है और वो बाइबल है आपका सिलेबस। तो सबसे पहले मैं हमेशा सजेशन देता हूं क्या पता इन लोगों ने किया है कि नहीं, कि 2-3 ऐसे जगह होते हैं आपके लाइफ में जहां पे ना बहुत आप रोज जाते हो। पहला, मैं तो किचन में मैं कुकिंग करता था, तो मैं जहां पे मेरा गैस का स्टोव था ना, वहां मैंने इसको चिपकाया हुआ था। मैं 2 जगह सिलेबस को चिपकाने के बहुत फेवर में रहता हूँ। एक तो बेड साइड, और जनरली हम बेड साइड लेफ्ट में ना करवट लेके सोते हैं, तो लेफ्ट साइड चिपका दो इसको, क्योंकि दिखना चाहिए। हाँ, ये सोशियोलॉजी के स्टूडेंट तो जानते हैं, मार्क्स कहता है कि एग्जिस्टेंस डिटरमाइंस द कॉन्शियसनेस। आपका अस्तित्व ही चेतना का निर्धारण करता है। देखोगे, तुझे देखा तो ये जाना सनम, देखोगे तभी तो जानोगे। समझे ना। तो सिलेबस कभी भी, ये हमेशा साथ में होना चाहिए। देखते हैं ना, अपना डॉक्टर अंबेडकर को हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ रहता है, हमेशा ये रहना चाहिए। यही बताता है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। और दूसरा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो कि क्लास में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सिलेबस हमेशा ऐसे जगह पे चिपकाइए, 2 से 3 सिलेबस, ठीक है ना। कम से कम अपने बेड साइड टेबल के पास। अगर कुक करते हैं आप तो, और एक गलत जगह है, मैं बताना नहीं चाहूंगा। अब चाहे तो अगर आपका पर्सनल वॉशरूम है तो वहां चिपका दीजिए, लेकिन मानिए उसका विद्या से कोई कनेक्शन नहीं है, वो भी एक सेक्युलर प्लेस है और सिलेबस भी बड़ा सेक्युलर है। बट अगर आप बहुत रिलीजियस हैं, अंधविश्वासी हैं, तो वहां पे रहने दीजिएगा। अगर एकदम पास में आ रहा है तो वॉलपेपर पे रखते हो। हाँ, देखिए ये भी कह रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरे बिना सिलेबस के, मेरे तो सारे टैब में हर जगह सिलेबस होता है। मैं सिलेबस से ही देखता हूँ तो पता चलता है। तो सबसे पहले तुम लोगों को बताऊं पेपर फर्स्ट में क्या करना है। आप लोग को मैं सिलेबस बार बार नहीं दिखाऊंगा। आप सिलेबस, जब आप ये वीडियो देखें तो सिलेबस साथ में रखिएगा, क्योंकि मैं अब कॉपी पे लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा हमेशा मानना है कि जो 500 मार्क्स का हमारा टोटल एग्जाम है यूपीएससी का, जो ऑप्शनल है, ठीक है ना, इसमें 250 नंबर का फर्स्ट पेपर है। 250 नंबर में अगर आप 150 प्लस नहीं लाए तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है यूपीएससी क्वालिफाई करना। क्योंकि फर्स्ट पेपर क्या है कि आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स देता है। तो फर्स्ट पेपर में जैसे ऐसे नहीं हम टारगेट करते हैं कि 250 का अगर फर्स्ट पेपर है या 250 का सेकंड पेपर है तो हम दोनों तरफ से लाएंगे। हमारा टारगेट हमेशा होना चाहिए कि आउट ऑफ 250 फर्स्ट पेपर में 150 मार्क्स लाएं, और सेकंड पेपर में एनी हाउ 110 प्लस जितना आ जाए। हमारी कोशिश हमेशा 500 में अप्रॉक्सीमेटली, देखो ये टारगेट है। अब ये कहने को कितना मार्क्स आता है भाई, वो तो तुम्हारी राइटिंग स्किल पर डिपेंड करता है। लेकिन हमें 275 से अगर नीचे आया तो जनरली या तो आपका बहुत नीचे रैंक आएगा या सिलेक्शन भी 2, 4, 10, 20 नंबर से रह जाएगा। तो कम से कम 275 मार्क्स आपको ऑप्शन में आनी ही चाहिए अच्छे रैंक के लिए, कम से कम IRS रेलवे तक आने के लिए। और ऊपर तो बाकी जीएस में भी डिपेंड करता है। और इसके लिए क्या होता है कि आपका फर्स्ट पेपर में 150 प्लस मार्क्स आना बहुत जरूरी है। प्लस अप टू एनी, मतलब ये मिनिमम बता रहा हूँ।
और इसके लिए आपको क्या है कि हम लोग के टाइम में क्या था कि आपको ऑप्शंस बहुत होता था कि ये नहीं से यहाँ से क्वेश्चन कर लो। अब यूपीएससी क्या कर रही है कि पूरे सिलेबस को टच कर रही है। लेकिन अगर हमेशा क्या करना है, फर्स्ट पेपर में सबसे पहले सारे क्वेश्चन थ्योरीज से करने हैं। आप पहले पेपर देख लो तो थिंकर से 2 क्वेश्चन रहेगा, स्ट्रेटिफिकेशन की थ्योरी हो सकती है, या रिलीजन की थ्योरी हो सकती है, या सोशल चेंज की थ्योरी हो सकती है, या पावर की थ्योरी हो सकती है। तो थ्योरी के क्वेश्चन नहीं मिस करने हैं। थ्योरी के क्वेश्चन में इट्स लाइक अ मैथ, पूरा का पूरा मार्क्स आ सकता है। तो फर्स्ट पेपर में थ्योरीज के सबसे पहले हमें देखना है, जैसे ऑप्शन भी होगा ना कि 2 नंबर में ए एंड बी है या उधर से कर लो, तो थ्योरीज के क्वेश्चन तो अभी आप जब तैयारी करोगे और आपको कोशिश करनी है कि 2 दिन के अंदर फर्स्ट पेपर के सारे थ्योरीज हम पढ़ लें। केवल थ्योरी, जैसे आप थिंकर निकाल रहे हो केवल थ्योरी पढ़ना, फिर केवल जाके स्ट्रेटिफिकेशन की थ्योरी पढ़ना। तो ये 2 दिन क्या मैं बोल रहा हूँ 1 दिन में हो जाएगा, बट क्योंकि जीएस वगैरह भी पढ़ना होता है, ये सारे थ्योरी मिला के तुम्हारे पास 50-60 पेज होंगे। ऐसे भी तुम्हें 50-60 पेज रोज पढ़ना ही है। तो थ्योरीज को कोई क्वेश्चन मिस नहीं करना चाहिए फर्स्ट पेपर से। सेकंड क्या करना है तुम्हें, सेकंड सिलेबस को एक ओवरऑल, ये जो सिनॉप्सिस है, स्पेशली पहला 3 जो टॉपिक है जिसको आप रिसर्च मेथोडोलॉजी बोलते हो, ये इतना इजी होता है, इसमें क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, लेकिन आएगा वही बोरिंग आएगा। तो अभी क्या करना है, अगर तुम्हारे पास नोट्स में कोई कमी भी है तो मुझे बताओ, और पहले 3 टॉपिक के मतलब 150 वर्ड्स के पूरे नोट्स ही बना लो, क्योंकि हम लोग के तो नोट्स बड़े बड़े होते हैं। तो जैसे हाइपोथेसिस है तो 150, सैम्पलिंग 150, या वैसे ही मान लो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, या स्केल्स हैं, ठीक है ना, डिस्टेंस स्केल है, चैपिन स्केल है, बोगार्डस स्केल, इस सब का 150 बना लो। और करना क्या, बना के रख लो, या तो तुम बना के तुम एक्सचेंज कर लो, या तुम बना के तुम एक्सचेंज कर लो। और इसको एग्जाम के समय, ये स्किल्स को अभी नहीं पढ़ना है, ये जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं, एग्जाम जब 2-3 दिन रह जाएगा तो उसको 3-4 बार पढ़ लेना, क्योंकि ये बोरिंग हो, ये थोड़ा सा ना रट्टा मारने वाला कंसेप्ट है, बट ये अभी से रटोगे तो क्या होगा कि लास्ट में इसको 4-5 बार उसी समय ताजा ताजा रहेगा एग्जाम के समय, तो उस समय इसको पढ़ के जाना, ठीक है ना। दूसरा जो सबसे बड़ा मिस्टेक लोग मेंस की तैयारी में करते हैं, मैं ऑप्शनल के नहीं बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ, एग्जाम एक सीटिंग कितने आवर्स का है, 3 घंटे का है, और 2 सीटिंग में एग्जाम देना है। लोग क्या करते हैं, यूजुअली आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट लिख के एग्जाम जाते हैं, वहां पे तुम्हारी कलम ही नहीं चलती, और लास्ट के मतलब आधे घंटे तुम्हारी राइटिंग ऐसी बन जाएगी, तुम्हारा हाथ लॉक हो जाएगा। तो जब मैच 50 ओवर का खेलने जा रहे हैं तो प्रैक्टिस 20 ओवर का क्यों कर रहे हो। तो एक चीज जो लोग मेंस दे रहे हैं जरूर ध्यान रखें कि एक टाइम रोज अपना 3 घंटा निकाल लें, और 3 घंटे ही रोज लिखने हैं, चाहे आप जो लिखो। एक इससे क्या होगा कि स्पीड भी मेंटेन रखती है, थोड़ी राइटिंग भी सेटल होती है, तो हाथ में क्या होता है जिसको हम लोग कहते हैं ना कि इसमें स्टेमिना आ जाता है, तो इसमें स्टेमिना आ जाएगा, और नहीं एग्जाम में आपका हाथ ही काम नहीं करेगा और थोड़े से के लिए मिस कर जाओगे। तो राइटिंग अभी से जो लोग भी मेंस दे रहे हैं, कोशिश जितने देर का पेपर है आप एक पर्टिकुलर अपने, आप मुझे पता है बहुत व्यस्त हैं, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, सबको पढ़नी है, लेकिन सब पढ़ के जाओगे और लिख नहीं पाओगे। और अगर कलम में दम है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कम भी रहेगा ना, तो आप डेकोरेट वगैरह करके ठीक ठाक आंसर लिखोगे। तो कम से कम आपको रोज ही आंसर प्रैक्टिस करनी है, ये ध्यान रखना है, आंसर राइटिंग रोज करनी है, और कोशिश करनी है एटलीस्ट, अभी मान लो कि बहुत जल्दी है, अभी बहुत सारे सिलेबस कवर करना है, लेकिन लास्ट 1 मंथ ऑफ द मेंस ओनली राइटिंग एंड राइटिंग एंड राइटिंग, ओनली राइटिंग। हाथ दर्द करेगा, गर्म पानी में थोड़ा हाथ डाल दो, थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। तो राइटिंग 1 महीना मिनिमम आपको केवल राइटिंग करनी है, फिर पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देनी है, ठीक है ना। ये अगर नहीं करोगे, आप करके देखो, आपको देखना मेंस में अनएक्सपेक्टेडली आपको ज्यादा मार्क्स आएगा, और नहीं तो आपको यार मैं इतना पढ़ के गया नंबर कम आए, क्योंकि पढ़ने का नंबर नहीं मिलता है, लिखने का नंबर मिलता है। तो ये आपको 2 काम करने हैं। और तीसरा जो बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, देखो पूरी फर्स्ट पेपर के लिए मेरे समझ से 3 से 4 दिन आपका देना काफी है, फिर 3-4 दिन दो, फिर 15 दिन के बाद फिर 3-4 दिन दो, फिर 3-4 दिन दो, ऐसे दो। तो अभी से लेके और तब तक के लिए, क्योंकि तुम्हारा सब नोट्स बना हुआ है, सिनॉप्सिस बना हुआ है, तो केवल लास्ट में तो केवल सिनॉप्सिस पढ़ना है। मुझे मेंस के लड़के वो मिलते हैं जो कि कहते हैं, अब फैन चलाओ यार, मेंस के बच्चे वो कहते हैं कि सर मैंने ऐसे सिनॉप्सिस बना लिया है कि मैं रोज रात को 2 घंटे में पूरा सिलेबस पढ़ जाता हूँ। ये तरीका बहुत जरूरी है आपका, ठीक है ना। तो बाकी को क्या करना है, बाकी इतने बड़े बड़े थ्योरीज भी नहीं है,
ऑर्डिनरी हैं, तो हमारा फोकस रहेगा थियरी पे, ठीक है। पहले 3 चैप्टर का जितनी जल्दी हो गया सिनॉप्सिस बना लो, कोशिश करो कि या तो फर्स्ट चैप्टर का तुम बना रहे हो तो सेकंड का तुम बना लो, थर्ड का तुम बना, ऐसे करके डिवीजन ऑफ लेबर कर लो। थ्योरीज का सिनॉप्सिस जैसे मार्क्स का तुम बना लो, वेबर का तुम बना लो, ऐसे करके एकदम पॉइंटर 5-5 6-6 पॉइंट, प्रोटेस्टेंट एथिक्स बुक्स, उसके टेनेट्स, ठीक है ना, क्रिटिक्स का नाम, एक पॉइंट, एक वर्ड, जैसे तुमने देखा होगा वॉलस्टाइन कहता है वो लिबरलाइजेशन, सॉरी कोलोनियलिज्म, ऐसे करके ना ऐसा वर्ड लिख लो और एक इतना बन जाएगा, उसको रिवीजन करते रहो। ये अभी तुम्हारा फर्स्ट पेपर का स्ट्रेटेजी रहेगा। दोनों को सोने से पहले एक आंसर फर्स्ट पेपर का और एक आंसर सेकंड पेपर का लिख के सोना है, ये रोज का। और कोशिश ये करना कि तुम मुझे मेल कर देना, या तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, जब आने का है ऐसे लो फील करो तो आ जाना, ठीक है। सेकंड पेपर का सिलेबस देखिए, वो भी उतना इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड पेपर है, लेकिन सेकंड पेपर में थोड़ी सेलेक्टिविटी कम होती है। सेकंड पेपर में आप बहुत सेलेक्टिव स्टडी ना करें, लेकिन सेकंड पेपर का फायदा क्या होता है कि सेकंड पेपर इज समथिंग जो आप ऑलरेडी करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हो ना, वो समझ लो कि आप सोशियोलॉजी सेकंड पेपर की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हो। आपको करना क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड जनरल स्टडीज? करना क्या है कि सपोज करो कि आप लिखते हो, मान लो आपने पॉवर्टी एलिवेशंस प्रोग्राम पढ़ा है, अब पॉवर्टी एलिवेशंस प्रोग्राम आप जनरल स्टडीज में भी पढ़ रहे हो, ट्राइबल पॉलिसीज आप जनरल स्टडीज में भी पढ़ रहे हो, या फिर आप कम्युनलिज्म ये सब जनरल स्टडीज में पढ़ रहे हो, तो डिफरेंस क्या है सोशियोलॉजी में? और यही इसी वजह से लोगों को बहुत कम मार्क्स आते हैं सेकेंड पेपर में, कि उनको लगता है वो जीएस मोड में लिख के आते हैं। करना कि इसमें पर्सपेक्टिव्स जरूर लिखना है। जैसे पॉवर्टी एलिवेशंस प्रोग्राम लिख रहे हो तो लिखो कि अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, according to liberal perspective, according to functional perspective, आपके आंसर में जनरल स्टडीज के इंफॉर्मेशन को देखो। सेकंड पेपर जितना कम पढ़ोगे, सेकेंड पेपर जितना कम पढ़ोगे उतना ज्यादा नंबर आता है। सेकेंड पेपर जितना पढ़ के जाते हो उतना कम नंबर आता है। सेकेंड पेपर में जनरल स्टडीज पढ़ो, उसमें पर्सपेक्टिव ऐड कर दो। मान लो वुमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन आता है, आप उसमें फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव नहीं लिख के आए, आप उसमें स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव नहीं लिख के आए, तो वो समझ जाता है ये तो जनरल स्टडीज के आंसर अटेम्प्ट कर रहा है। आप समझ रहे हो? तो सेकेंड पेपर में क्या करना है कि जो जीएस में पढ़ रहे हो, क्योंकि इसमें जो जहाँ पे प्योर सोशियोलॉजी है, जैसे यहाँ पे सोशियोलॉजी कहाँ का है, ये देखो, ये सोशियोलॉजी है कास्ट में, ये पर्सपेक्टिव वाला आंसर हमें से करने हैं, ठीक है ना। ये डिफिनेशनल प्रॉब्लम है, ठीक है ना। लेकिन बाकी जगह देखोगे तो तुम्हें जनरली एकदम सिंपल जनरल स्टडीज है, तो सेकंड पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। करना क्या है कि हर क्वेश्चन में जो जनरल स्टडीज के इंफॉर्मेशन को डालते हो उसमें पर्सपेक्टिव्स, थोड़े से केस स्टडीज, अब तो चूंकि वर्ड लिमिट ज्यादा नहीं रहता तो बहुत ज्यादा, लेकिन मेंशन जरूर करो। अगर तुमने उसको सर्वे मान लो योजना में पढ़ा है, इकोनॉमिक्स ब्रैकेट में लिखो इकोनॉमिक सर्वे 2022-21, ठीक है ना, ये सब करो। और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि जैसे अभी नई गवर्नमेंट है तो नई गवर्नमेंट के पॉलिसीज पे क्वेश्चन आते हैं, उसको जरूर एनालाइज करो। जैसे पॉवर्टी एलिवेशंस प्रोग्राम आता है, जैसे अभी मनरेगा आएगा, उज्ज्वल आएगा, वुमेन पे उसका इम्पैक्ट आएगा, तो पर्सपेक्टिव जरूर करना। तो सेकंड पेपर में आप जनरल स्टडीज के इंफॉर्मेशन को पर्सपेक्टिव से मैच कर दोगे ना, आपको हमेशा अच्छे नंबर आएंगे। तो आपको सेकंड पेपर के आंसर राइटिंग थोड़ी ज्यादा करनी है अगर आपको 125 या 30 या 40 नंबर लाना है तो। नहीं तो क्या होगा, इतना बड़ा झटका दे देगा सेकंड पेपर। तो मैं तुम दोनों से ये कहूंगा कि थोड़ा सा तैयारी का मेथड बदलते हैं, पहले सेकंड पेपर ही कर लो। ऑलरेडी जीएस कर ही रहे हो, सेकंड पेपर को पहले कर लो और इसके आंसर मुझे पहले दिखा दो, और प्रीवियस ईयर से ही लिखना है। तो सेकंड पेपर में मैं सेलेक्ट करने के लिए नहीं कहूंगा, हाँ ये जरूर कहूंगा कि बहुत सिंपल क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, ठीक है ना, डेमोक्रेसी ये सब नहीं अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडियन सोसाइटी और रूरल सोसाइटी या ऑन द वुमेन, तो उसको करना है। जो तुमने कहा था ना फिल्म्स वाले में कि एम्पावरमेंट से तो कहीं ये सेंस नहीं कर रहा है, वो क्वेश्चन करने हैं। तो सेकंड पेपर में ना तुम्हारा आईक्यू और ईक्यू ज्यादा काम करता है। ऐसा मतलब अगर दो ऑप्शन चाहिए, आपने सिंपल क्वेश्चन, तो वो अटेम्प्ट नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। एक्चुअली क्या होता है कि जहां पे तुम अपने आप को दिखाई नहीं पाओगे, तुमको कोई कहे कि मैं तुम्हें चाय बनाने पे जज करूंगा कि तुम कितने अच्छे कुक हो, चाय में कितनी क्रिएटिविटी लाओगे, लेकिन कोई कहेगा कि चलो तुम महाराष्ट्र का वो बनाओ, मिसल पाव बनाओ, ये बनाओ, तो वहां तुम
क्रिएटिविटी का स्पेस जो होता है सिंपल क्वेश्चन में कम होता है। जैसे मिडिल क्लास पे तुम लिख सकते हो, लेकिन अगर पूछ दे कि भाई इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रक्चर पे कितनी क्रिएटिविटी दिखा पाओगे, तो वहाँ कम दिखा पाओगे। तो सेकंड पेपर के जो डायनेमिक क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें लगेगा, जैसे सोशल रिफॉर्म्स पे बहुत अच्छा लिख सकते हो, लेकिन अगर पूछेगा कि ब्रिटिश इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, उस पर बहुत ज्यादा तुमको बहुत बुकिश नॉलेज लिखनी पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन को कैसे चुनते हो, चैलेंजिंग क्वेश्चन लोगे वो अप्रिशिएट करेगा, इजी रूट से आईएएस बनोगे ये कोई अप्रिशिएट नहीं करता। ये समझ आता है कि ये तो इजी गोवर आदमी है, इसको तो बैंक की नौकरी करनी चाहिए। हालांकि बैंक की नौकरी ऐसा नहीं होती, बट समझ रहे हैं ना। फिर टीचिंग में जाओ, 10 to 5 जॉब करो, तो टेक द चैलेंज, ठीक है ना। ये अप्रोच करो। आंसर रोज लिखना है आपने, चाहे कितना भी बिजी रहते, जैसे तुमने कैसे सी सेट किया वैसे ऐसे करो। अगर इसको करके फोकस करो, सेकंड पेपर में सेलेक्टिव नहीं पढ़ना, क्वेश्चन डायनेमिक करना है। जीएस के नॉलेज को तुम पर्सपेक्टिव के सोशियोलॉजी से ऐड करो, और कोशिश करो कि ये जो जून है, जून में कम से कम तुम रोज एक बार और आ जाना मेरे पास मंथ के एंड में, 8-10 क्वेश्चन लेके। मैं देख लूँ थोड़ा कैसा लग रहा है। हाँ पूछो। ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है। मेरा एक फ्रेंड है जो उसने पिछले बार मेंस दिया था, तो उसके नंबर कम आए, मतलब उसको 210 आए, पर इस बार अच्छे से पढ़ गया था उसने। मतलब ये किया था कि 5-5 थिंकर वो हर आंसर में लिख के आया, पर उसका मार्क्स आए नहीं है। तो आपको कहता हूँ उसका मार्क्स कम क्यों होगा? देखो, दो वजह हो सकती है। या तो ओवर स्मार्टनेस दिखाता है बंदा, जहां जरूरत नहीं है वहां डाल रहा है। अब भाई चाय पे तुम धनिया पत्ता का डेकोरेशन दोगे तो वो भी तो इरिटेटिंग है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना तुम दोनों को क्यों कह रहा हूँ कि मुझे कुछ आंसर दिखाओ। मुझे दो बातें पता चलेंगी। एक पता चले कहीं ऐसा तो नहीं ओवर स्मार्टनेस दिखा रहे हो, जबरदस्ती जहां नहीं मांग रहा है वहां डाल रहा है, उसने ये किया होगा ओवर स्मार्टनेस। और या दूसरा होता है कि वो जनरल स्टडीज और सोशियोलॉजिकल जो आंसर्स उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है। तो अगर उसके भी अगर आंसर हो तो मुझे दिखा देना। तो इस मंथ में मैं चाहता हूँ कि तुम लोग पेपर फर्स्ट के 5-7 आंसर और पेपर सेकंड के 5-7 आंसर लिख के और मंथ के एंड में आओ, फिर हम लोग बैठ के इसको इवैल्यूएट करते हैं। सिलेबस, क्वेश्चन आंसर, और कम से कम जो लोग भी किसी भी सब्जेक्ट से मेंस दे रहे हैं 2 घंटे रोज टाइम लगा के लिखने की तैयारी अभी से कीजिए। और ये टाइम है सेल्फ स्टडी करने का। बहुत ज़्यादा कोचिंग में मत भागिए, क्योंकि वही है 1 घंटे की गाइडेंस के लिए 3 घंटा आना जाना पड़ता है, फिर आप थकते भी हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इस समय सेल्फ स्टडी पे रिलाई कीजिए, पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड में रहिए, सिलेबस को बहुत देखिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखिए, और पॉजिटिव होकर अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि जो कलम पकड़ा रहता है वो ये, क्योंकि एक जॉब ही कलम पकड़ने वालों की है, कलम छोड़ने वालों की नहीं है। तो आप एक ठीक है इतना वहाँ ये कुछ पूछना चाहता है, अच्छा बताना चाह रहा है। मैं अभी मैंने जैसे इससे डिस्कस किया था कुछ दिन पहले ही। अभी हम लोग जैसे नोट्स बना रहे, कुछ भी कर रहे हैं, अगर ये और मैं बना रहे, तो मैंने ये शुरू कर दिया। जैसे मेरे 2-3 दिन अभी शुरू किया है, तो ब्लैंक तभी करना क्या नहीं करना है। तो मैंने शुरू ये किया है कि मैं जैसे ये कॉपी आती है, ये जो ऐसी हमारी कॉपी आती है यूपीएससी वाली, तो ये जो आंसर की शीट होती है, मैं डायरी भी इसको ही मानता हूँ, मैं नोट्स भी इसमें बनाता हूँ, और मतलब कुछ भी लिखना है, टाइम पास में कुछ लिखना है तो इसमें लिख रहा हूँ, ताकि मैं इसको एकदम यूज्ड हो जाऊँ कि मुझे लाइन्स उसमें सही बराबर है, वर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स है वो, मतलब अब जो कुछ भी लिखना है, टाइम पास भी करना, जो भी करना है, मैं अभी इसी शीट में लिखने वाला हूँ। ये मैंने बहुत शुरू किया इस बार। तू बता, अब तू क्या करेगा? सर मेरा तो अभी यही रहा है कि पेपर 1 और पेपर 2 के जो PYQs है अभी पिछले 3-4-5 साल के, तो उनमें से टॉपिक्स जो रिपीट हो रहा है उन पे ज़्यादा फोकस करूँ और उनके आंसर्स लिखूँ और उनको रिफाइन करते रहूँ, ताकि जब मुझे उस टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो मेरे पास वो सेट ऑफ वर्ड्स तैयार रहने चाहिए कि कोई भी टॉपिक आए, वही टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन पूछे कि कहीं कैसे भी फ्रेम कर दे, मेरे पास वो वर्ड्स रेडी रहने चाहिए। मैं वहाँ बैठ के नहीं सोचूंगा, यही भी सोच के जाऊँगा मुझे वहाँ पे लिखना क्या है इस टॉपिक पे अगर क्वेश्चन पूछता है। तो जो कोर एरिया होते हैं जितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर बार 50-60% क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, तो उनको अभी से प्रिपेयर कर लो, वहाँ पे बैठ कर प्रिपेयर मत करना। अभी टाइम है तो अभी कर लो और उसको इतना अच्छा रिफाइन कर दो कि वहाँ पे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर मिलने चाहिए उस क्वेश्चन में। तो उम्मीद है कि ये छोटा सा एक सेशन आप लोग के काम आएगा, और जो लोग मुझसे अभी मिलना चाहते हैं मेंस की तैयारी के लिए, उनको शायद इस वीडियो से काम चल जाएगा। और आपको कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो ये वाले 2 वीडियोस तुम लोग भी चेक कर लेना, और ये लोग भी आंसर कर देंगे और मैं तो आंसर करूंगा ही। सो ऑल द बेस्ट एंड विश यू लॉट्स ऑफ लक। मेंस क्लियर करिए, और जो अपनी सोसाइटी के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपनी कंट्री के लिए करना चाहते हैं वो ड्रीम्स आप फुलफिल कीजिए, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।